सर, आप राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के चेयरमैन हैं। अगर हम ओबीसी मुद्दे की बात करते हैं, ज्वलंत मुद्दा है, हमेशा चलता रहा है। क्या आपको लगता है ओबीसी समाज के साथ कभी न्याय हो पाएगा? नहीं, ये देखिए, ऐसा होता है कि किसी समाज को अपने हक मांगना है, अपना न्याय मांगना है, अपनी सुविधाएं मांगना है, तो उसके लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष किए बगैर कुछ मिलता नहीं है। और आप सभी लोग देख रहे हैं कि राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ पिछले 7 सालों से हमेशा संघर्ष करते आ रहा है। और संघर्ष करने की वजह से मुझे बताते हुए थोड़ा आनंद होता है, पूरा आनंद नहीं होता, कि अब तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार से हम लोगों ने 22 GR निकाल लिए हैं। तो अभी आगे वाले जो है संघर्ष में जीवन में राज्य सरकार से हम लोगों को 34 मांगे पूरी कर लेना है और केंद्र सरकार से हमें 22 मांगे पूरी कर लेना है। और हम लोग सतत संघर्ष करते रहते हैं। अभी ज्वलंत मुद्दा महाराष्ट्र में जो है वो है हमारे पॉलिटिकल रिजर्वेशन का, कि राजकीय आरक्षण। 4 मार्च 2021 को जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिजल्ट दिया, तब से हम लोग कंटिन्यू झगड़ रहे हैं, मोर्चा निकाल रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे, सभी कुछ कर रहे हैं। अभी पहले कमीशन मैं भी उसका मेंबर था, राज्य मागासवर्गीय आयोग का। मुझे लगा अच्छा काम नहीं हो रहा, मैंने रेजिग्नेशन दे दिया और हम झगड़ते रहे। राज्य सरकार को आखिर में भाटिया कमीशन बिठाना पड़ा, उसमें कुछ चर्चाएं चली, आरोप प्रत्यारोप चले, लेकिन उन्होंने अपना काम किया। भी 11 तारीख के पहले उनको रिपोर्ट सबमिट करना है। और हमारे संघर्ष के साथ उस वक्त विरोधी पक्ष में जो थे वो सारे लोग हमारे साथ थे। देवेंद्र फडणवीस साहब हमारे साथ थे, बावनकुळे साहब हमारे साथ थे, पूरा बीजेपी मोर्चा था, बाकी के लोग भी थे। और हम सारे लोगों की एक ही डिमांड थी कि जब तक के महाराष्ट्र में पॉलिटिकल रिजर्वेशन डिसाइड नहीं होता, तब तक के स्थानीय स्वराज्य संस्था के चुनाव नहीं होने चाहिए। आज अभी नई सरकार आ गई, शिंदे फडणवीस साहब की सरकार आ गई। अच्छी बात है कि उन्होंने पहली मीटिंग में ओबीसी के सवाल पे मीटिंग ली और कल उन्होंने नागपुर में जब पत्रकार परिषद दिया तब भी उन्होंने कहा कि हम ओबीसी का आरक्षण दिला के रहेंगे। ऐसा है कि भाटिया कमीशन का काम हो चुका है। अब इसका जो रिपोर्ट बनेगा, और अभी तो हमारे लिए अच्छा होगा कि मध्य प्रदेश सरकार का रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया था, और अभी इधर इनकी सरकार आने से वो रिपोर्ट के अधिकारियों के साथ चर्चा करके ये करके एक अच्छी रिपोर्ट ये भाटिया सरकार बनाएगी। और अभी ये अपना सारा पॉलिटिकल पावर यूज करके, बाकी के इनके जो रिलेशंस है वो यूज करके आने वाले सुप्रीम कोर्ट के सुनावनी में महाराष्ट्र राज्य को राजकीय आरक्षण मिलेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। सर, जैसे कि आप ओबीसी समाज का नेतृत्व करते हैं, महाराष्ट्र नहीं संपूर्ण देश भर में ओबीसी समाज ये बहुमूल्य में है। अगर हम राजनीति की बात करते हैं तो काफी राजनीतिक, अगर महाराष्ट्र की बात करें, हम पूरे देश की बात नहीं भी करते, सिर्फ महाराष्ट्र की भी बात करें तो भी अगर राजनेता देखें तो सबसे ज्यादा राजनेता ओबीसी समाज से ही निकले। उसके बावजूद भी ओबीसी समाज का ये आरोप रहा है कि उन्हें कभी न्याय नहीं मिला। क्या आपको लगता है राजनीतिक महत्वाकांक्षा ही लोगों की नहीं है? आपने सही कहा कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा ही और राजनीतिक लोगों की नहीं है। पहला मुद्दा तो यहाँ पर यह है कि 2016 के पहले राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ ने जब ये मूवमेंट स्टार्ट की, उसके पहले राजनीतिक नेता में या राजनीति में जो ओबीसी नेता थे, मैं ओबीसी नेताओं की बात कर रहा हूँ, बाकी तो जान दीजिए, जो ओबीसी नेता थे वही खुद को ओबीसी नहीं समझते थे। अब समाज के लोग अगर खुद ओबीसी को नहीं समझेंगे तो ओबीसी समाज को कौन सी सहूलतें मिलनी चाहिए ये वो ना खुद समझे ना समाज को समाज के लिए। जब हमने ये आंदोलन चालू किया, उसके बाद थोड़ा समझने लगे, हाउस में बोलने लगे, चाहे विधान परिषद हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो या राज्यसभा हो। और ऐसा करते करते आज पूरे देश में ये माहौल बन गया है कि हर हाउस में
लोग ओबीसी के प्रश्न के बारे में, समस्याओं के बारे में चर्चा होने लगी है और चर्चा होने से उस पे वो जल्दी से जल्दी सुलझी जाएंगी ऐसी मुझे उम्मीद है। उसका एक ज्वलंत उदाहरण मैं आपको दूं कि अभी अभी बिहार राज्य ने, जो हमारी सारे ओबीसी समाज की प्रमुख मांग है कि ओबीसी समाज की देश में जात न्याय जनगणना होनी चाहिए, ये अभी भी, और उसके ऊपर बाद में सारे राज्यों ने, राज्य के मुख्यमंत्री और पूरी ये अपने अपने विधानमंडल में उसका रिजोल्यूशन पास करके केंद्र सरकार को कहा कि नहीं, ओबीसी की जात न्याय जनगणना होना चाहिए। उठाव छोटा उठाव नहीं है, बहुत बड़ा उठाव। और उसके आगे जाके भी मैं आपके माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, विरोधी पक्ष नेता तेजस्वी यादव जी, इनका पूरे ओबीसी समाज की ओर से अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने अपने राज्य में ओबीसी समाज की जात न्याय जनगणना की जाएगी ऐसा निर्णय लिया। उसके लिए 500 करोड़ रुपए की तरतूद की। अभी यही लोग अदर राज्य में आएगा धीरे धीरे। बिहार कर सकता, अभी वैसे सोशल मीडिया में चालू हो गया है कि बिहार राज्य कर सकता है तो महाराष्ट्र क्यों नहीं, महाराष्ट्र करता तो उड़ीसा क्यों नहीं, उड़ीसा करता तो तेलंगाना क्यों नहीं। जब पूरे समाज से मांग उठ रही है तो हर राज्य के मुख्यमंत्री को यह निर्णय लेना पड़ेगा, और जब हर राज्य का मुख्यमंत्री यह निर्णय लेगा तो मुझे खातरी है कि केंद्र सरकार को भी ओबीसी की जात न्याय जनगणना करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं लगता है कि अगर हम बहुमूल में देखें, ओबीसी समाज रहने के बावजूद वो अपने अधिकारों को लेकर सचेत नहीं है? क्या इसका एक कारण ये भी हो सकता है जिस वजह से ओबीसी समाज को, पिछड़ा समाज रहने के बावजूद भी वो खुद के न्याय के लिए नहीं लड़ते, और इसके अंदर राजनेताओं का भी योगदान उतना है। उन्हें लगता है कि अगर ओबीसी समाज जागरूक होता है, सबसे ज्यादा लीडर्स उनके हो गए, क्या इससे किसी पर्टिकुलर समाज या किसी पर्टिकुलर गुट को नुकसान हो सकता है, इसीलिए हमेशा ओबीसी को पीछे रखा जाता है? नहीं, बिल्कुल सही बात की आपने। ये देखिए, इसका एक इतिहास है, पहले हमें हमारा इतिहास समझ लेना पड़ेगा। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब ये संविधान इस देश को दिया तो उस संविधान में 3 कलमें दी, कलम 340, कलम 341 और कलम 342। 340 ओबीसी समुदाय के लिए था, 341 शेड्यूल कास्ट समुदाय के लिए था, 342 शेड्यूल ट्राइब था। ये तीनों समुदाय को स्वतंत्रता के बाद आज जो जो सुविधाएं एसटी और एसटी को मिल रही है वो सारी सुविधाएं ओबीसी को भी मिलनी चाहिए थी या देनी चाहिए थी, अपेक्षित था। लेकिन ओबीसी समुदाय को 1952 में ये सुविधा इसलिए नहीं शुरू की गई, ये कहा गया कि इनके जातियों की लिस्ट तैयार नहीं है, और वो जातियों की लिस्ट बनाने के लिए झगड़ना पड़ा। 1953 में काका कालेलकर आयोग बना, 1955 में उसका रिपोर्ट आया, और वो रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा हुआ, आज वो रिपोर्ट पटल संविधान में है कि ये लोग 52% है पूरे देश में। ये भी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सब दृष्टि से बैकवर्ड है, और बैकवर्ड होने की वजह से इनको, इन शॉर्ट में मैं बोलूँ आपको कि जो एससी एसटी को सुविधाएं दी जा रही है वो सारी इनको मिलनी चाहिए। लेकिन राजनीतिक लोगों की इच्छा नहीं थी, जिस कारण वो रिपोर्ट 25 साल तक वैसी पड़ा रहा। उसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार आई 1978 में। उन्होंने पहले कहा था कि हम काका कालेलकर लागू करेंगे, बाद में ये कहा गया कि नहीं, वो भी पुराना हो गया, अपन नया आयोग बनाते, और मंडल साहब के अध्यक्षता में, बीपी मंडल के अध्यक्ष नया आयोग बना। उसका भी रिपोर्ट 80 में आया। 80 में सेम था कि ये लोग, इनके पूरे देश में 3742 जातियां हैं, इनकी पॉपुलेशन 52% के ऊपर है, और इनको वो सारी सुविधाएं देनी चाहिए जो एससी और एसटी को मिलती है। वो भी रिपोर्ट पॉलिटिकल लोगों की विल नहीं था, इच्छा नहीं थी, इसलिए 10 साल तक वैसा ही रहा। और उसके बाद 1989 में जब वीपी सिंह साहब प्राइम मिनिस्टर बने, राजा, जैसा हम बोलते शाहू महाराज को आरक्षण का जनक बोलते, वो महाराज थे और ये वीपी सिंह भी एक महाराज था। तो महाराज के सामने जब हमारे ओबीसी की लोग गए और कहा कि सर ये अभी काका कालेलकर की रिपोर्ट ओबीसी समाज के लिए आप लोगों ने एक्सेप्ट करनी चाहिए, घोषणा कीजिए। और माननीय काशीराम जी ने उस वक्त नारा दिया था कि मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी
खाली करो, उसको सब लोगों ने साथ दी और वीपी सिंह साहब मान गए और उन्होंने फिर 7 अगस्त 1990 को जो सिफारिशें थी उसमें सिर्फ 2 सिफारिशें लागू थी, पूरी सिफारिशें लागू नहीं हुई, कि शिक्षा और नौकरी में आरक्षण। तो ये पूरे 1952 से 1990 और वो लागू होने के लिए भी फिर 2 साल लगे, सुप्रीम कोर्ट में ये हुआ। तो 40 साल पॉलिटिकल लोगों की इच्छा नहीं होने से ओबीसी समाज को ये सुविधाएं नहीं मिल पाई और 40 साल के बाद भी जो मिली वो सिर्फ 2 ही सुविधाएं, नौकरी और शिक्षा में आरक्षण। वो भी अभी हमें धीरे धीरे मिल रहा, क्या नहीं मिल रहा। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की लड़ाई चल ही रही है। ओबीसी जनता को आप क्या एक आह्वान करना चाहेंगे कि किस प्रकार की उनकी लड़ाई होनी चाहिए और किस प्रकार उन्हें आगे चल के उनके न्याय जरूर मिले? नहीं, देखिए, आपके माध्यम से सारे ओबीसी समाज को मैं एक ही निवेदन करूंगा कि ओबीसी समाज के उत्थान के लिए जो जो संगठनाएं काम करती है वो संगठनाओं को आप लोगों ने मजबूत बनाना चाहिए, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। कि अभी देखिए, हम लोग जैसा हर साल 7 अगस्त को हमारा ओबीसी समुदाय का एक महाधिवेशन लेते हैं, तो अभी इस साल हमारा 7वां महाधिवेशन दिल्ली में तालकोटरा स्टेडियम में है। तो ये तालकोटरा स्टेडियम में सारे देश से ओबीसी अगर अच्छे संख्या में वहां पे आए और मुंडिया दिखी वहां पे, तो केंद्र सरकार बोलेंगे ओबीसी जाग गया। नहीं तो हमारे सर की संगठनाएं इतना बड़ा अधिवेशन लेंगे और वहां अगर लोगों का सहभाग नहीं मिला तो फिर सरकार बोलती है ये तो क्या नाटक है इनका लीडर के लिए। तो हम सारे ओबीसी समुदाय को ये निवेदन करते हैं कि पहले अपने अधिकारों को जान लें। केंद्र सरकार हमें कौन सी सुविधाएं दे सकती है, राज्य सरकार हमें कौन सी सुविधाएं दे सकती है और क्यों नहीं दे रही है, और उसके लिए हम लोग जब तक संघर्ष नहीं करेंगे, मांगे बगैर मांगे इस देश में कुछ नहीं मिलता। जब तक कि हम मांगेंगे नहीं हमको कुछ नहीं मिला, और इसलिए हम कंटिन्यू केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कुछ ना कुछ मांगते रहते और मांगते रहते, इसलिए हमको मिलते रहता। इसलिए आपके माध्यम से मैं ओबीसी समुदाय के लोगों को एक निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में आप 7 अगस्त 2022 को दिल्ली के तालकोटरा स्टेडियम में आइए, अपने अधिकार की लड़ाई लड़िए और अपनी शक्ति, ओबीसी की एकता जब तक, क्योंकि कैसा है पूरे देश में 3742 जातियां, अब 3742 जातियों को इकट्ठा लाना करना वो कोशिश में हम कर रहे हैं और अच्छा हमको सक्सेस मिल रहा है, नहीं मिल रहा ऐसा नहीं है। लेकिन जब तक हम ज्यादा से ज्यादा मुंडिया नहीं दिखाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं आएंगे और अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे, आवाज अगर बुलंद हो गई तो बिल्कुल हमारी समस्याएं छूटनी है। लोगों को भी अपने हर एक पॉलिटिकल पार्टी को राजनीति करना है। जहां दिखेंगे इतना माहौल, इतने लोग जागरूक हो चुके तो पहले इनकी समस्याएं छुड़ा। हम जागरूक ही नहीं होंगे, हम लोक सहभाग से अपना हक नहीं मांगेंगे, जब तक हम अपने हक नहीं मांगेंगे तब तो मिलेगा कैसा। तो ये हक मांगने के लिए मेरी ओबीसी समुदाय से निवेदन है कि उन्होंने पहले समझ लीजिए कि आखिर में देश संविधान से चलता है, तो संविधान के अनुसार हमारे को कौन से अधिकार मिलने चाहिए और नहीं मिल रहे, कौन सी सुविधाएं केंद्र सरकार दे सकती है, जो केंद्र सरकार दे सकती है वो केंद्र सरकार से मांगो, जो राज्य सरकार दे सकती है वो राज्य सरकार से मांगो और अपने अधिकार मिलाओ। छीन लेना पड़ता है अधिकार, मांगना हक ऐसा मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है, और छीनने के लिए मुंडिया दिखाना पड़ता है, लोग दिखाना पड़ता है। ये जब लोग ओबीसी के लोग इकट्ठा आएंगे और अपने हक के लिए झगड़ेंगे, मुझे विश्वास है कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उन्हें हमारी मांगे पूरी करना ही पड़ेगा।